Hello everyone, so I welcome you all to Art and Onam series, and here I am Onam present with class 8 chapter 1 agriculture part 2. ओके सो आप मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 शूट कर दिया। आपको जाहिर सी बात है, अगर पार्ट 1 नहीं शूट करती तो पार्ट 2 कहाँ से लाते। तो पार्ट 1 शूटेड है और उसमें मैंने बेसिकली एग्रीकल्चर चैप्टर में मैंने उससे बताया एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप्स क्या होते हैं, कितने तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, ये सब मैंने उस पार्ट में बताया है। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल स्टेप्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं तो रेकमेंड करूंगी देख लो। पर अगर अभी आपको पार्ट 2 ही देखना है, जिद ठान के बैठ गए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, आएगा। मतलब वो इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है पार्ट 1 से। तो आप पार्ट 2 देख लो पहले, फिर उसके बाद इत्मीनान से जाके पार्ट 1 देख लेना। जो भी थोड़े मोड़े डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या फिर करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चरल स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले। अब एग्रीकल्चरल स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल स्टेप्स जो होते हैं, मतलब जैसे कैसे कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो कुछ स्टेप्स होती हैं जो आपको लेनी होती हैं। ठीक है, सिंसियर रहो, डिसिप्लिन रहो, मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो। तो कुछ स्टेप्स होती हैं जो आपको लेना पड़ता है। ठीक है, खाना बनाना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले मसाले भूंजो, फिर उसके बाद सब्जियां काटो, ये करो वो करो। तो एक प्रॉपर आपका स्टेप होता है ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिल पाए सक्सेस के केस में, और अच्छे सब्जी मिल पाए सब्जी के केस में। तो स्टेप्स को फॉलो किया आपने। तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी क्रॉप्स को ग्रो करने पे भी जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और उन स्टेप्स को जब वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो उनको ढेर सारा खूब सारा अच्छा क्रॉप मिलता है, जिसको वो कंज्यूम करते हैं या तो अपने फैमिली में, या और मोस्ट ऑफ देम को वो ट्रेड कर देते हैं मार्केट में, तो पैसे आ जाते हैं। समझ में आया। तो एग्रीकल्चर स्टेप्स क्या है, तो मतलब जो बेसिक स्टेप्स नेसेसरी फॉर अ गुड हार्वेस्ट इज नोन एज एग्रीकल्चर स्टेप्स। The steps necessary for a good harvest is known as agricultural step। ठीक है, अब एग्रीकल्चर स्टेप होते कितने तरीके के हैं। तो एग्रीकल्चर स्टेप जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 7 तरीके के। मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था कौन कौन से हैं। तो पहला आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है आपका सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर है आपका इरिगेशन, फिर है आपके कितने हुए, 4 हो गए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। छठा है आपका हार्वेस्टिंग, और आखिरी जो है आपका 7वां वो है स्टोरेज। हो गया आपका। तो यही सारे आपके 7 स्टेप्स हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी किसी के एग्जाम में ऑर्डर भी पूछ देता है। ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर भी याद रखना है। पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, दूसरा सीड को सो करेंगे, मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, फिर है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, फाइनली स्टोरेज। तो ये तो नेचुरल सी ऑर्डर है, याद हो जाना है वैसे भी कि पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सीड डालेंगे, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से यूज करेंगे, फिर पानी देंगे, फिर बीज ये सब खतरों से बचाएंगे उसे, फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको फसल को निकालेंगे, फिर स्टोरेज, उसको अच्छे से स्टोर करेंगे। तो ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली चीज है, ऑर्डर क्या होगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया।
इन केस ऑफ एनी डाउट। ठीक है, फिर तो आज जो हम करने वाले हैं, आज बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम लोग करने कौन कौन से टॉपिक वाले हैं। तो पार्ट 2 में मेनली 2 ही टॉपिक करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है एंड इट्स डिफिकल्ट टू वॉच दैट टॉपिक। ठीक है, तो हम फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। नाम से क्या पता चल रहा है आपको? नाम से क्या पता चल रहा है इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में? आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सॉइल को प्रिपेयर किया जा रहा है। मतलब जैसे खाना बनाना है, आप बोलोगे हर बार खाना बनाने की एग्जाम्पल पे आ जाती है, अब यही दिखता ही है तो मैं क्या करूँ। तो खाना बनाना लेट इट बी, तो मान लीजिए आपको कोई खाना बनाना है तो उसमें मसाले चाहिए, तो मसालों को प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छे से, या फिर कैसे कहूँ, या फिर जो कढ़ाई होता है तो कढ़ाई को अच्छे से साफ करना पड़ता है, ऐसे उसको प्रिपेयर करना होता है कि हाँ उसमें सब्जी बना सकता है। थोड़ी है गंदी से कढ़ाई लेके आके और बना लिया, तो सब्जी बनाने के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ता है ना। उसी तरीके से अगर आप किसी लैंड पे अगर आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, तो आपको उस सॉइल को प्रिपेयर भी तो करना होगा, वहां पे जो मिट्टी है उसको आपको प्रिपेयर भी तो करना होगा। क्यों करना होगा? इसलिए करना होगा क्योंकि जब प्लांट्स बड़े होंगे, ठीक है, जब प्लांट्स बड़े होंगे तो ये जो सॉइल है इसी में उसके रूट्स पेनेट्रेट करेंगे, इसी में, और इसी से उनको न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स ये सब मिलेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स ये सब चीजों से मिलेंगी, तो फिर प्लांट हेल्दी ग्रो होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? इसीलिए सोइल का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो आपने क्लास 7 में आपने पढ़ा है, चैप्टर 1 जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन मिलता है प्लांट को सॉइल से। इनफैक्ट इस चैप्टर के लास्ट में भी है नाइट्रोजन साइकिल का एक डिस्कशन शायद, और अगर वो होगा तो पढ़ लेंगे। आई डोंट रिमेम्बर पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है या इसी में है, ठीक है, आई एम नॉट क्लियर, बट आई थिंक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा डिटेल में है, जिसमें जस्ट सुपर ऊपर टाइप मुझे वैसा लग रहा था। मैं आपको जैसा होगा सिलेबस अपडेट कर दूंगी, लेट इट बी। तो अभी सॉइल का बहुत काम है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स में और वाटर में, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट को सॉइल। तो एक प्लांट के जब इतनी सारी चीजें सॉइल दे रहा है, यानी अगर प्लांट को हेल्दी रहना है, प्लांट चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं भाई बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इसे भी तो हेल्दी रहना पड़ेगा ना। चाह रहे हो कि खाना स्वच्छ हो तो कढ़ाई भी तो स्वच्छ होना चाहिए ना। समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से सॉइल को हेल्दी होना जरूरी है। ठीक है, उसे रहने देते हैं। तो सॉइल को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो सॉइल को प्रिपेयर करने में टोटल 3 मेथड आते हैं। अच्छा, जब आप सॉइल को पढ़ोगे ना तो आप एक और टर्म पढ़ोगे, बम्पर क्रॉप। नॉट रॉन्ग, बम्पर क्रॉप का पढ़ोगे। बम्पर क्रॉप क्या होता है भाई? बम्पर क्रॉप जो होता है ना, वो मतलब सरप्लस जो क्रॉप होता है हमारा, जब बहुत ज्यादा सरप्लस में मिलता है क्रॉप में, तो उस क्रॉप को हम कहते हैं बम्पर क्रॉप। कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा सरप्लस का नाम बदल के बम्पर क्रॉप कर दिया गया है, नो डिफिकल्टी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा बम्पर क्रॉप, सब्जेक्टिव में तो बहुत कम ही पूछा जाएगा, और अगर सब्जेक्टिव में पूछा भी जाएगा तो डोंट वरी, मैं आपको इसके आंसर दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो वो जब होगा तो मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी, विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। तो आते टॉपिक में वापस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम 3 स्टेप्स में करते हैं, 3 स्टेप्स। तीनों स्टेप्स को मैं यहाँ लिख रही हूँ। प्लाविंग, ठीक है,
प्लाविंग और उसके बाद टिलिंग जो है, टिलिंग एक्चुअली में प्लाविंग को ही कहते हैं। तो टिलिंग को बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब वो बुक रीडिंग करते हैं तो प्लाविंग भी लिख देते हैं, टिलिंग भी लिख देते हैं। टिलिंग वो नहीं होता, प्लाविंग का ही दूसरा नाम टिलिंग होता है। यहाँ पे लेवलिंग आता है, यहाँ पे मैनरिंग आता है। हर एक का अपना अपना काम है, ठीक है। बिकॉज प्लाविंग एंड टिलिंग में तो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। Even I used to get, that's why I'm telling you. Okay, so plowing और tilling होता क्या है, तो एक एक करके हम सब पे बढ़ेंगे। प्लाविंग क्या होता है? प्लाविंग मतलब जब सॉइल को हम टर्न ओवर और मिक्स करते हैं, ठीक है। जब हम सॉइल को लूजन करते हैं बाय टर्निंग ओवर, लूजनिंग लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब सॉइल को लूज कैसे करेंगे? तो सॉइल को लूज करेंगे हम बाय टर्निंग एंड मिक्सिंग। अब इसको मैं आपको समझा दे, ठीक है। प्लॉइंग कहते हैं। तो प्लॉइंग क्या होता है कि मान लो आप एक जमीन पे गए, वो जमीन पूरी की पूरी सब, अब आप उस पे खेती कैसे करोगे? उस पे खेती नहीं हुई है काफी टाइम से और आपको उस पे खेती करना है, तो आप क्या करोगे कि उस जमीन को आप कुछ ऐसा लाओगे जो कि नीचे से मतलब नेल टाइप का हो, है ना, कांटी टाइप का होगा, तो आप आसानी से उस जमीन को खोद सकते हो। वो जमीन तो सख्त है ना, तो उसको मतलब इस तरीके से क्या होगा कि मिट्टियों को मिक्स करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट तो नीचे चले गए, ऊपर तो सख्त जमीन है। तो जब तक आप उसको मिक्स नहीं करोगे, टर्न नहीं करोगे, जैसे कैसे होता है कोई चीज, जैसे गुजिया वगैरह अगर हमें बनाना होता है, ठीक है, तो गुजिया बनाने के लिए जो हम उसका सूजी तैयार करते हैं, तो हम उसको बार बार मिक्स करते रहते हैं, है ना। तो वो मिक्स करने से सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपको सॉइल को मिक्स करना है, तो न्यूट्रिएंट्स हर जगह मिक्स हो, ठीक है, और सॉइल अच्छा होगा। मिक्स करेंगे बाय टर्निंग, टर्न करके और मिक्स कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सॉइल लूजर हो जाएगा। जो सॉइल पहले सख्त थी ना, वो टर्न और मिक्स करने से वो ढीली पड़ जाएगी सॉइल, और उसमें खेती आसान। अब आप ही सोचो ना, प्लांट के रूट को पेनिट्रेट करना है, सख्त जमीन दे दोगे, प्लांट के रूट पेनिट्रेट कर जाएंगे, अंदर तक चले जाएंगे? नहीं भाई, उन्हें दिक्कत होगी। तो उन्हें दिक्कत ना हो ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि इसको लूजन कर देते हैं, ठीक है, ढीला कर देते हैं सॉइल को, जिससे आसानी से पेनिट्रेट कर पाती है। और ना ही सिर्फ प्लांट के रूट्स, बल्कि जब हम इरिगेशन करेंगे, जब हम पानी देंगे प्लांट्स को, तो वाटर भी आसानी से पेनिट्रेट कर पाएगा। इसीलिए प्लाविंग जरूरी है। तो प्लाविंग है क्या आखिर? लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय टर्निंग एंड मिक्सिंग इज नोन एज प्लाव, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। इसी को टिलिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसको जो प्लाविंग है उसके लिए हम दो टूल्स यूज करते हैं मेनली, प्लॉ या हो, ये आपका ट्रेडिशनल है, मैं लिख दे रही हूँ, ये आपका ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है। और अभी मॉडर्न में हम कल्टीवेटर या फिर कोई ट्रैक्टर वगैरह भी यूज कर लेते हैं। कल्टीवेटर या ट्रैक्टर वगैरह भी मॉडर्न में यूज कर लेते हैं। तो मॉडर्न टूल्स, टूल्स दो तरीके की होती है, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब क्या, जो पहले के जमाने में यूज की जाती थी, अभी भी कुछ फार्मर्स यूज कर रहे हैं। और मॉडर्न मतलब क्या, जो अब नई नई आई है टेक्नोलॉजी, जो कि उसमें यूज हो रही है। समझ में आ रही है? तो ये थी प्लॉविंग की टूल्स। ये प्लॉविंग क्या होता है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ दिया जाता है। ट्रेडिशनल टूल्स क्या है, मॉडर्न टूल्स क्या है, या प्लाव या हो कौन सा टूल है, कल्टीवेटर या ट्रैक्टर कौन सा टूल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, पहले से चल रही थी ट्रेडिशनल टूल चल रही थी, क्यों हमें उससे बदल के मॉडर्न टूल लाना है? क्यों हमें ट्रेडिशनल टूल को हटाना है?
इसलिए क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं ये काम को ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट करते हैं। ये क्या करते हैं, काम को फास्ट एंड एफिशिएंट कर देते। फास्ट एंड एफिशिएंट मतलब, फास्ट मतलब कि काम जल्दी होगा, ठीक है। उसमें अगर आदमी किसी प्लाव को हिंदी में हल भी कहते हैं। हल, हल आप जानते हो ना, हल आप में बहुत सारे आप लोगों ने देखा भी होगा वहां पे जो हल होता है, हल इस तरीके का शेप का होता है। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी, इसमें हल रहता है, कुछ इसी तरीके का उसका लंबा सा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें इस तरीके से ना कांटे रहते हैं। बाद में मैं आपको इसके डायग्राम्स भी सिखाऊंगी, बट कुछ इसी तरीके का कोनिकल टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और ये जो हल होता है ये किसी जानवर के पीठ पे बांध दिया जाता है, या कभी कभी तो इंसान ही चलाते हैं। और ये जो मट्टियां होती हैं उनमें जब ये गड़ते हैं और फिर उस पर उनको टर्न करते चलते। तो ये आपका हल इस तरीके का होता है, तो क्यों बदलना पड़ा, ताकि काम फास्ट हो। इसमें टाइम लगेगा कि नहीं, वही एक ट्रैक्टर कर दे, गाड़ी कर दे, तो कितना जल्दी हो जाएगा काम फास्ट एंड एफिशिएंट। कैसे, उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर यूज होगा कि नहीं होगा, और ह्यूमन लेबर यूज होगा भी, और पता नहीं और कितनी दिक्कतें आएंगी। लेकिन एफिशिएंट क्या है, मॉडर्न रूल बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, उसमें कम ह्यूमन पावर चाहिए, कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और काम आसानी से हो भी जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो ये ओल्डन टाइम्स में यूज होता है, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इसमें शिफ्ट हो गए हैं अभी तक, लेकिन कुछ फार्मर्स यूज कर। समझ में आ गई ये चीज। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या होता है, प्लाविंग में क्या क्या मेन चीजें थी ये आपको याद हो गए। आपको याद रखना है इसके टूल्स, वो डायग्राम याद रखना है। ये क्या चीज का डायग्राम है, हम राइटिंग इट, फ्लो का डायग्राम है, फ्लो का फिगर ऑफ फ्लो, ठीक है। प्लाविंग और प्लाविंग में क्या याद रखना है, प्लाविंग का नाम ही दूसरा नाम टिलिंग है। प्लाविंग किसे कहते हैं, प्लाविंग ट्रेडिशनल टूल्स, मॉडर्न टूल्स प्लाविंग के याद रखते हैं। फायदे क्या है मॉडर्न टूल्स के, वो आपको याद रखते हैं, जो भी मैंने बताया वो आपको याद रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे लेवलिंग की ओर। लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, तो लेवलिंग आप लोगों को नाम से क्या पता चल रहा है, पहले तो ये गैस करो, ठीक है। लेवलिंग मतलब किसी चीज को, ठीक है, हम समतल कर रहे हैं, किसी चीज को लेवल कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज को जब भी हम समतल कर देते हैं या लेवल कर देते हैं तो उसी को लेवलिंग। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली सॉइल की बात हो रही है। अब आप ही बताओ, आपने प्लाव से सॉइल को टर्न ओवर कर दिया, पूरा उथल पुथल मचा दिया, सॉइल को इस तरीके से पूरा खोद के आपने पूरा सॉइल को टर्न ओवर कर दिया। अब वैसे में जब आप सीड डालोगे ना, तो मतलब प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे की जमीन है, इरिगेशन नहीं हो पाएगा, और तो और जो आपके क्रम्स होते हैं, क्रम्स मतलब बड़े बड़े मिट्टी के गोले हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा आपके जो बालकनी में भी होंगे या बैकयार्ड में भी होंगे, तो मिट्टी में कुछ कुछ गोले बन जाते हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि वो तो प्लाव से मोस्ट ऑफ देम नहीं टूटते, कुछ टूट जाते कुछ नहीं टूटते। तो एक समतल जमीन होना जरूरी है, ठीक है। और कुछ अगर अनवांटेड है, कुछ अगर सॉइल में अनवांटेड है, जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर हो गया या कुछ जो कि बस प्लांट के टाइम पे ऐसे ही घूम रहा था, वो लेवलिंग में साफ साफ पता चल जाएगा कि है, फिर उसे फार्मर डिस्कार्ड। समझ में आया। तो लेवलिंग के लिए लेवलिंग क्या होता है, तो लेवलिंग मतलब सीधा बात समझ लो, टू लेवल द लैंड, टू लेवल द लैंड evenly after plow, ठीक है। जब हम प्लॉ करने के बाद लैंड को इवेंटली लेवल कर देते हैं तो उसे हम लेवलिंग कहते हैं। इसमें जो टूल यूज होता है वो है आपका लेवलर। लेवलर, लेवलर आपका इस तरीके का दिखता है, एक इस तरीके की लगी रहती है, देखिए ऊपर वाला प्लाव की तरह रहता है,
और नीचे वाला जो है ना वो आपका थोड़ा सा अलग है। नीचे वाला इस तरीके का होगा, इस तरीके का नीचे वाला होता है, मतलब पूरा नीचे समतल होता है। तो जब ये मट्टी पे खींची जाएगी, जब ये सॉइल पे खींची जाएगी तो ये पूरे जमीन को बराबर करते हुए चलेगी। समझ में आ रही है? लेवलर क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते रहेंगे। जितने बनते हैं लेवलिंग में वो क्या होता है और इसके टूल्स क्या क्या है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं मैन्योरिंग पे, कि मैन्योरिंग क्या होता है। तो मैन्योरिंग जो है ना, अच्छा हम कल्टीवेटर का मॉडल टूल में नाम याद रखते हैं, मैंने आपको बताया था ना, कल्टीवेटर वो सिर्फ प्लॉविंग में ही नहीं होता, मैंने आपको प्लॉविंग के टूल में बताया, वो भी प्लॉविंग में ही नहीं होता। आप पढ़ोगे जब मैं सीट पढ़ाऊंगी सोइंग सीट, तो उसमें भी वो यूज होता है। मैन्योरिंग क्या होता है, अब हमने पूरा मिट्टी को खोद दिया, समतल कर दिया, लेकिन अब भाई प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, मिट्टी तो मैंने बोला कि बंजर है, सख्त है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, सख्त का तो हमने निकाल लिया उपाय, बंजर का कैसे निकाले भाई, मतलब उसमें बंजर मतलब उसमें अब ज्यादा कुछ हो नहीं, प्लांट्स उसमें हेल्दी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लाएंगे, उसके लिए मैन्योर जो होते हैं, खाद जिसे हम कहते हैं, खाद वगैरह हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसी के टाइप के खाद ऐड करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स वगैरह आप जो सोच रहे हो ना, खादी की फर्टिलाइजर्स, वो बाद में मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी आप मैन्योर खाद लेकर चलो, वो हम इसमें डाल देते हैं, इसको लेवल करने के बाद हम डाल देते हैं। लेवल करने के बाद क्या, हम प्लाव लेते हैं ना, और जब उसमें डालते हैं तभी हम खाद उसमें डाल देते हैं, ठीक है, साथ ही साथ में मिक्स होते रहता है सॉइल में, वो दोनों ग्रुप होता है। तो मैन्योरिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो मैन्योरिंग, मैन्योरिंग के बारे में एक्चुअली में आपको थर्ड स्टेप में डिटेल में भी पढ़ना है। हाँ, थर्ड स्टेप की है मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर है ना, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उस सारे टॉपिक में आप इसे डिटेल में पढ़ोगे। बस मैं आपको ये टाइमिंग के लिए बता रही हूँ कि मैन्योरिंग जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही कर दी जाती है। मैन्योरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही कर दी जाती है, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्योर, distribution of manure over the land। समझ में आ गई ये चीज, मैन्योरिंग क्या होती है। अब मैन्योर जो होते हैं ना वो आपके बाजार में मिले हो सकते, मैन्योर जो होते हैं वो कंपोस्ट होते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, जब कोई भी चीज है, जब भी कोई फ्रूट प्लांट्स लीव्स वगैरह ऐसे कुछ जो डिकम्पोज हो सके, जब वो सड़ जाती है, फिर वो जब खाद में बदल जाती है ना, तो उसे हम कंपोस्ट कहते हैं, वो जो बनता है ना उसे कंपोस्ट कहते हैं। तो मैन्योरिंग में हम कंपोस्ट को डालते हैं, मैन्योर की जगह आप इस टर्म को भी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोस्ट ओवर द लैंड, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो मैन्योरिंग में। ठीक है, मैनुअल कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, वो हम पढ़ेंगे मैनुअल एंड फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल आपका यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, बिकॉज मैं सब कुछ एक तो कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा लेंदी ना हो, सब में 2-3 पॉइंट्स दे रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जो कुछ अगर टॉपिक्स अगर वे भी हो सकता है कुछ डीप वाले टॉपिक्स अपने को छूट जाएंगे, तो वो क्वेश्चन करते रखूंगी कंप्लीट, ठीक है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो हो गया, इसमें तानी था सोइंग ऑफ सीड्स। अच्छा, आपको एडवांटेजेस याद रखने हैं मॉडर्न टूल के, जो प्लाविंग में मैंने बताया, एडवांटेजेस याद रखने हैं, और जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उसके डिसएडवांटेज याद रखने हैं। पता चलेगा उससे, वो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है सोइंग ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है भाई, सोइंग ऑफ सीड्स है, यानी बीजों को लगाना है। अब बीजों को ऐसे ही नहीं है कि आप जो देख लेते हो ऐसे छीट दिए बीजों को, ऐसा नहीं हो, ठीक है। उसके लिए आपके प्रॉपर टूल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सोइंग ऑफ सीड्स में
पहले तो आता है सीड्स सेलेक्ट करना, सीड्स को सेलेक्ट कर, सीड्स को सेलेक्ट करना मतलब क्या? अब देखो, आप बीज लाते हो तो हर एक बीज जो होता है वो अच्छा नहीं होता, हर एक बीज अच्छा नहीं होता। जैसे इंसान है, इतने सारे इंसान है, हर एक इंसान अच्छा है नहीं है, हर एक इंसान अच्छा, ठीक है? तो वैसे ही सीड्स में हर एक सीड अच्छा नहीं होता। तो अब हम पता कैसे लगाएंगे कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है? आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा पूछ भी दिया जाता है कभी कभी एक्सपेरिमेंट। दो सॉरी, एक बीकर लेना है, पानी भर देना है, उसमें सारे के सारे सीड जो है ना, सारे स्ट्रेट ड्रॉप लग रहा है ना, एंड बी, मतलब सारे के सारे सीड्स इसमें डाल दे रहे हैं, पूरे के पूरे सीड्स इसमें। फिर उसके बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद ये होगा कि कुछ सीड्स जो है वो ऊपर फ्लोट करने लगे, कुछ सीड्स, कुछ, और कुछ सीड्स ऐसे डूब जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे सीड्स ऐसे डूब जाए, तो जो डूब गए वो गुड है, यानी अच्छी सीड्स, और जो नहीं डूबी ये बैड है, यानी खराब सीड्स है। अब कैसे पता चला? ठीक है, वो ऐसे पता चला कि जब अंदर अगर सीड खोखला है तो वो पानी में तैरेगा ही, खोखला है तो अंदर हवा है, कुछ है ही नहीं, तो तैरेगा ही। लेकिन जिसमें न्यूट्रिएंट्स है जिस सीड के अंदर, वो भारी हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। तो जो डूब रहा है वो अच्छा, जो नहीं डूब रहा है वो खोखला है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो बेकार है, उससे क्रॉप्स मत लगाओ। समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप सीड की क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो, इसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सीड्स अच्छे से सेलेक्ट हो गए, ठीक है? अब उन्हें सो करना है, तो उन्हें अब सॉइल में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? उसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं। कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? टूल्स में भी, टूल्स में आपका एक तो तरीका हो गया कि आपने मैनुअली सीड्स को जस्ट थ्रो कर दिया, इधर से उधर फैला दिया, तो एक मैनुअल तरीका होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। और दूसरा होता है आपको सीड ड्रिल से, ठीक है? ये आपका मैनुअल या ट्रेडिशनल आप कह सकते हो, ठीक है? और ये आपका मॉडर्न सीड ड्रिल जो है ये मॉडर्न। तो सीड ड्रिल के फायदे याद रख ले रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स के आपको नुकसान याद रख ले रहे हैं, ठीक है? इसके स्कैटरिंग ऑफ सीड के नुकसान और इसके फायदे याद रखें, वही मेनली पूछ जाता, ठीक है? तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स के क्या फायदे या क्या नुकसान होते हैं? तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स में क्या होता है कि इसमें स्कैटरिंग ऑफ सीड जब आप करते हो तो पहले मैं आपको कंडीशंस बता देती हूँ, कंडीशंस क्या क्या होते हैं। जब आप सीड सो करते हो तो कुछ कंडीशंस, पहला कि वो प्रॉपर डेप्थ पे होने चाहिए, प्रॉपर डेप्थ पे होने चाहिए। दूसरा इवन, इवन या यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस। समझ में आ रही है? तो ये दो चीजों को तो आपको खास कर ध्यान रखना। और हो गया आपको क्या, पहला कि प्रॉपर डेप्थ पे होने चाहिए। आप ही बताओ, एक सॉइल है, तीन सॉइल है, मान लो तीन, मैंने तीन ले ली, ठीक है? ये सॉइल है, ये सॉइल है, ठीक है? अब मैं सीड लेने वाली हूँ, ठीक है? मैं सीड लूंगी, एक पे मैं ऊपर ऊपर सीड रख दूंगी, ठीक है? स्कैटर किया, मैंने ऐसे छीट दिया सीड्स को, ऊपर ऊपर आ गए। एक में मैंने एकदम अंदर अंदर कर दिया, और एक में मैंने इतने डिस्टेंस पे अच्छे खासे डेप्थ पे रखा। आप बताओ कौन सा सबसे अच्छा ग्रो करेगा, कौन सा सबसे अच्छा ग्रो करेगा? दिस वन, ये जो है ये सबसे अच्छा क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि ये प्रॉपर डेप्थ पे है, ये ना ही ऊपर है ना ही ज्यादा अंदर है, ये प्रॉपर डेप्थ पे है। अब देख रहे हो ना, एकदम प्रॉपर डेप्थ है इसका। तो वही मैंने लिखा है कि जब एक प्रॉपर डेप्थ होगी तो अच्छा सीड हो।
प्रॉपर डेप्थ, अब देखो, अब सोचो, अब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, अब अगर हम सीड्स को छीट देंगे तो क्या होगा, सीड्स प्रॉपर डेप्थ पे नहीं होगी, और अगर वो प्रॉपर डेप्थ पे नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि कोई भी चिड़िया आएगी, कोई भी बर्ड आएगी, कोई भी इंसेक्ट आएगी, वो आसानी से सीड को खा सकती है। चिड़िया आ रही है, सीड को उठा के लेके चली गई, इंसेक्ट वो आसानी से खा लेगी। लेकिन अगर प्रॉपर डेप्थ पे होगा तो चिड़िया आसानी से ले नहीं पाएगी और इंसेक्ट वो कर नहीं पाएगी। अंदर में क्या नुकसान है, अंदर में ये नुकसान है, प्रॉपर सनलाइट वगैरह नहीं मिलेगा उसको। कितनी अंदर तक सनलाइट जाएगी भाई, कुछ अंदर तक न जाएगी, तो नहीं मिलेगा, तो उससे भी नुकसान है। तो आपका एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए। और स्कैटरिंग ऑफ सीड्स के एक और जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस मतलब क्या, फिर से हम ले लेते हैं दो जमीन, सीड्स हमने लगाए हुए हैं, एक में यहाँ कहीं भी सीड्स ऐसे ही बिखरे हुए, और एक में इस तरीके का सीड। अब बताओ कि किसमें ग्रो ज्यादा अच्छे से करेंगे सीड्स। आप देख लो, ये पूरा एरिया एकदम कंजस्टेड सा दिख रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है डिस्टेंस में, सीड एकदम नजदीक नजदीक है और यहाँ पे सीड एकदम दूर दूर है। तो जब सीड नजदीक होते हैं तो क्या होता है कि उनमें ना कंपटीशन हो जाती है। क्या कंपटीशन होती है भाई, मैं सनलाइट लूंगा, मैं पानी लूंगा, ऐसे तरीके का एकदम कंपटीशन हो जाती है। लेकिन अपने अपने जब प्रॉपर डेप्थ पे होंगे तो कंपटीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कंपटीशन कम हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर डेप्थ पे रहने से क्या होता है कि जब सीड्स यहीं पे एक ही जगह पे रहेंगी तो वो एक ही जगह से सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी, और जब सारे होड़ में लगी रहेंगी, जब सारे कंपीट कर रहे होंगे न्यूट्रिएंट के लिए, तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो मान लो इनको नहीं मिला, इनको मिल गया, और इनको भी मिल गया, और इनको भी मिल गया, और बाकियों को नहीं मिला, तो मतलब आपके इतने सीड्स तो बर्बाद ना, जिनको नहीं मिला उनके सीड्स बर्बाद। लेकिन उसी सीड को अगर आप प्रॉपर डेप्थ पे शो करते तो आपका वो प्रॉपरली वो ग्रो कर, सारे के सारे सीड्स ग्रो कर। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस जरूरी है, प्रॉपर डेप्थ जरूरी है। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स का क्या नुकसान हो गया, दोनों हो गया। जब आप सीड्स को ऐसे रैंडमली ऐसे करके छीट दोगे, पहला डेप्थ नहीं अच्छे से मिलेगा और दूसरा डिस्टेंस अच्छे से नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। और सीड ड्रिल से क्या फायदा, सीड ड्रिल से वही फायदा भाई, मशीन है वो प्रॉपर डेप्थ में शो भी कर देगी, यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी रखेगी। समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसमें सोइंग ऑफ सीड्स में इतना ही था। सीड को सेलेक्ट करना, टूल्स क्या क्या होते हैं, प्रॉपर डेप्थ, यूनिफॉर्म डिस्टेंस, ये क्या है, इसके कंडीशंस, ये क्या है इसके कंडीशंस। तो ठीक है, तो आज तो हमें इतना ही टॉपिक पढ़ना था, है ना। आज हमें सोइंग ऑफ सीड्स पढ़ना था, मुझे और डायग्राम्स की चिंता मत करो, अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छे। तो आपको क्या करना है कि जो डायग्राम्स होंगे वो अगर होंगे कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम तो मैं आपको दे दिया करूंगी, जैसे मैंने दिया था क्लास 7 का। अगर आप देखोगे तो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, क्लास 8 का चैप्टर 1 से पहले मैंने क्लास 7 में चैप्टर 1 बनाया है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके पार्ट 4 जो सबसे लास्ट पार्ट था उसमें दिए। तो इसमें भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होंगे तो डोंट वरी, मैं दे दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मैं दे दूंगी, लेकिन वो सब आखिरी में। अभी आपको बस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते जाना है, आंसर क्या लिखना है कैसे लिखना है वो मैं बताऊँ, ठीक है। तो अब आगे और भी स्टेप्स बाकी, अभी हमने 2 किए हैं, टोटल 7 स्टेप्स है, अभी हमने 2 ही किए हैं, तो हम ऐसे ही धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। तो एंजॉय लर्निंग, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।